As we move towards bringing children back to school, we must ask who was worst affected by the pandemic and why. Decoding Exclusion, an interview series by the Vidhi Center for Legal Policy, aims to discuss the various facets of the problem of exclusion in education in India. With a range of experts in the field of law, policy, and education, we examine evidence on new sites of exclusion and ways in which we can support children and their households as we bring them back to school. Welcome to Vidhi's Decoding Exclusion, an interview series where we break down the various facets of exclusion from mainstream education in India. I'm Nisha, and today's episode is led by my colleague Pooja Pandey, who works as a senior resident fellow in the Inclusive Education vertical at the Vidhi Center for Legal Policy. In today's episode, we are in conversation with Praveen Kumar, founder of the Law Foundation, an NGO that works on enabling socio-legal aid, networking, training, rehabilitation, reintegration, and advocacy for the most socio-economically marginalized communities in Bihar. In this discussion, Praveen passionately represents the cause of some of the least discussed categories of children in conflict with law and children in need of care and protection. He highlights how both the state and researchers show a certain apathy towards understanding the plight of these children, despite them being some of the most consistently marginalized from access to education and allied development needs. He further advocates for increased attention to be brought to this issue by all key stakeholders. Our compilation of studies conducted during COVID-19 reinforces Praveen's concerns, where we find not a single study that documents the challenges of these categories of children. There's therefore much to learn from Praveen's experiences to shift the needle forward. I hope you learn as much from this episode as I did. Hello everyone. मेरा नाम पूजा पांडे है और मैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एजुकेशन टीम में एक सीनियर रेसिडेंट फेलो के रूप में कार्यरत हूँ और मैं आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत में स्वागत करती हूँ। ये जो आज की बातचीत है ये एक इंटरव्यू श्रृंखला का हिस्सा है जिसे हम डीकोडिंग एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं। इस श्रृंखला में हम कुछ चुने हुए रिसर्चर्स और फील्ड प्रैक्टिशनर्स से बात कर रहे हैं जिसमें हम कोविड महामारी के दौरान शिक्षा से जुड़े जो भी दुष्प्रभाव पड़े हैं उस पे और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंटरव्यू श्रृंखला का जो फोकस एरिया है हमारे लिए वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे बातचीत या फिर और उन वल्नरेबल बच्चों के पे बातचीत जिनकी शिक्षा का कोविड महामारी पर प्रभाव पड़ा हो। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जी जो इस समय लॉ फाउंडेशन संस्था के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। मैं थोड़ा सा आपको लॉ फाउंडेशन के बारे में भी बता दूं। लॉ फाउंडेशन का काम जो है वो मुख्यतः बिहार में है और ये बहुत ही सजग रूप से क्रिमिनल जस्टिस और कानूनी सहायता से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। लॉ फाउंडेशन के काम का एक और अहम हिस्सा है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ के साथ भी काफी जुड़ा हुआ है। तो आज की इस बातचीत का जो हमारा फोकस रहेगा उसमें हम लॉ फाउंडेशन के जो संस्थागत काम हैं जो उन्होंने किए हैं कोविड के दौरान उसके पहले भी और साथ ही में जो ग्राउंड रियलिटीज होंगी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या बाकी मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन और उनकी पढ़ाई से जुड़ी होंगी उसको हम और समझने की साझा करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर प्रवीण जी का स्वागत करना चाहूंगी आज के इंटरव्यू के लिए और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी प्रवीण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इस इंटरव्यू में शामिल हो करके और एक अच्छी पहल है डिकोडिंग एक्सक्लूजन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू को। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। तो पहला क्वेश्चन काफी ताकि हमें भी आपके काम के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चले और हमारे दर्शकों को भी पता चले तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि लॉ फाउंडेशन का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर जो काम है वो किस तरह का जनरली रहा है और कोविड के दौरान खास करके बाल संरक्षण या चाइल्ड प्रोटेक्शन में किस तरीके से आपने फोकस किया है और एजुकेशन से जुड़े किस तरीके के काम किए? ओवर टू यू। हाँ बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लॉ फाउंडेशन का कार्य है सबसे ज्यादा हम लोग इनसाइड प्रिजन वर्क करते हैं और आउटसाइड प्रिजन जो हम लोग वर्क करते हैं वो मैक्सिमम जो वर्क है हमारा वो सीएनसीपी के साथ है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। और इनसाइड जेल में जो हमारा काम है इनसाइड प्रिजन वो सीआईसीआर के साथ है, चाइल्ड इन चिल्ड्रेन इन केयर चिल्ड्रेन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ के साथ वर्क है।
सो बेसिकली अगर हम प्रिजन की बात करें तो प्रिजन में बिहार में ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर चिल्ड्रेन इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ जो CICL हैं उनको नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, जबकि उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम में उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो जब हम लोग प्रिजन विजिट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो बिलो 18 ईयर के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जुवेनाइल हैं लेकिन मुझे एज ए एडल्ट रिमांड किया गया है इनसाइड प्रिजन। तो वो एज ए CICL है तो हम लोग उसके लिए काम करते हैं, तो उनका एक पिटीशन फाइल करते हैं कंसर्निंग कोर्ट में, ताकि उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्रांसफर किया जाए। और जो भी जुवेनाइल जस्टिस का प्रक्रिया है एक CICL के लिए उसके अनुसार उसका काम हो। एक तो हमारा इंटरवेंशन वहां पे CICL के साथ इनसाइड प्रिजन इस प्रकार से होता है, और दूसरा हमारा इंटरवेंशन है CNCP के साथ, चाइल्ड चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। वैसे बच्चे जो जेल में ना जा करके जो डेस्टिट्यूट हैं या जो रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, जिनको शेल्टर नहीं मिलता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि CWC पटना जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, उनके साथ मिल करके उन बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और शेल्टर होम में क्या होता है कि शेल्टर होम में सारी सुविधाएं होता है, रिसोर्सेज होती है, लाइक एजुकेशन, टीचर्स आते हैं, काउंसलर होते हैं, खाना मिलता है, फूडिंग मिलता है उन लोगों को शेल्टर्स होम में। तो हम लोगों ने एक टाई अप अपना कर रखा है CWC के साथ भी, CWC के जो 5 मेंबर होते हैं, तो हम लोग कंटिन्यू इंटरेक्शन उनके साथ भी करते हैं। और हाँ, CWC के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ऐसे बच्चे जो मिलते हैं उनको वहां पे शेल्टर होम में हम लोग एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन कोविड की अगर बात किया जाए तो कोविड नो डाउट कि सबके जीवन में एक बहुत ही अलग अलग स्टोरी क्रिएट किया है, सबका नेरेटिव अलग है कोविड को लेकर के। तो कोविड में चूंकि हम लोग सबसे ज्यादा काम कोविड में किए हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखा जाए जो बिल्डअप हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो कोविड के दौरान ही हुआ। कोविड में हम अपने वर्क को एक स्ट्रक्चर में लेकर आए, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को और ब्रॉड किया, एक्सटेंड किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को चाइल्ड के साथ भी काम करना चाहिए, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ भी काम करना चाहिए, और जेंडर जस्टिस पे काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस सारे थीम पे काम शुरू किया। अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड में सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ वो बच्चे जो बच्चे CICL हैं और जिनको जेल में रखा गया है, जो बिलो 18 ईयर के हैं, जो जेल में हैं। उनके साथ दिक्कत क्या हुआ कि कोविड में कोर्ट बंद था, और उन बच्चों को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया गया, उनका बेल नहीं हो पाया, लोग बहुत ट्रेवल कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल उन लोग के साथ हुआ। तो उन बच्चों के साथ अगर देखा जाए तो नो डाउट कि एजुकेशन एक मेन पॉइंट तो है ही कि उनको दिक्कत हुआ, लेकिन मेंटली दिक्कत हुआ, खास करके मेंटली दिक्कत हुआ। और भी सिनेरियो को देख सकते हैं, तो बहुत सारा इशू उन लोग के साथ हुआ। लेकिन उन लोग को जो बच्चे 3 महीना में बाहर आ जाना चाहिए था जेल से, ताकि उनका समाज में फिर से एकीकरण हो सके, सोशल रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में हो सके, ठीक है, लेकिन उनका नहीं हो पाया कोविड के कारण। वो 6 महीना, 9 महीना, एक एक साल ऐसे लोग जेल में रहे। तो एक साल का जो टाइमिंग है ना, उसमें उनका बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनका स्टडी छूट गया, जिनका एडमिशन स्कूल में नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हुआ है चिल्ड्रेन का एजुकेशन को लेकर के। और अगर कोई जेल से जाता है चिल्ड्रेन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो फिर उसको बहुत एकीकरण में दिक्कत होता है, सामाजिक एकीकरण में, पुनर्वासन में, री इंटीग्रेशन को लेकर के काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा उन लोगों को। देखा जाए तो करीब करीब अगर 8 क्लास के बच्चों की बात करें, जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लाइक क्लास 5 to क्लास 8 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहार में मिडिल स्कूल में आता है, क्लास 1 to क्लास 5 प्राइमरी स्कूल। तो मिडिल स्कूल के बच्चों को जो सबसे ज्यादा जेल में आए, तो उनको ज्यादा दिक्कत हुआ, ड्रॉप आउट हुआ, 2 2 साल का उनका ड्रॉप आउट हो गया। क्लास 8 में थे तो 9th में एडमिशन नहीं हो पाया, क्लास 7th में थे तो 8th में एडमिशन नहीं हो पाया। तो एक चीज तो ये है कि कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट वो लोग हुए। और दूसरी चीज ये है कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी उस चीज को समझना चाहिए था, क्योंकि उस समय हाई पावर कमेटी इंस्टीट्यूट किया गया प्रिजनर्स को ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए इंडिया में कोविड में। लेकिन उस हाई पावर कमेटी का बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हम लोग बिहार में नहीं देख सकते हैं। तो नो डाउट कि हम लोग जो CICL है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया, और उनके फैमिली के साथ हम लोगों ने काम किया। जैसे जो बच्चे जेल में बंद थे उनके पेरेंट्स का हमने एड्रेस लिया, और उनके घर पे होम विजिट हम लोगों ने किया। और होम विजिट करने के बाद हम लोग ड्राई राशन किट भी उनके फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट किया।
ये हम लोग का काम था, उनके फैमिली को काउंसलिंग करना, ड्राई राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम हम लोगों ने कोविड के दौरान किया। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम्म, शिक्षा ही नहीं, जो बहुत हम्म, ब्रॉडर इश्यूज हैं जैसे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कहीं ना कहीं पार्ट है, जो आपने री हम्म, इंटीग्रेशन की बात करी, पुनर्वास की हम्म, बात करी, हम्म, मेंटल वेलबींग की बात करी, वो हम्म, सारे जो पैरेलल इश्यूज थे वो भी उतने ही जरूरी थे जितना कि शिक्षा। और शिक्षा। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि काफी केसेस ऐसे हुए होंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई छूट गई होगी, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया होगा या ड्रॉप बिल्कुल, आउट भी हो गए होंगे। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं क्या अभी वो स्थिति कोविड खत्म होने के बाद क्या वो सुधरी है कि उन ड्रॉप आउट या जो वो डिसकंटिन्यूएशन बीच में हुई है उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है, प्रवीण जी, आपके हिसाब से? नहीं, बेसिकली क्या है कि उनका असर तो देखने के लिए मिलेगा ही, और ये लाइफ टाइम मिलेगा। जी। ऑब्वियसली है कि जब 2 साल अगर किसी का गैप हुआ, 2 साल अगर किसी का गैप हुआ है, एक स्टूडेंट है जो क्लास 8 में पढ़ता था, वो प्रिजन में गया, तो 1 साल बाद अगर उसका बेल होता है, बाहर निकला, तो 1 साल का जो गैप हुआ, और कोविड के दौरान 1 साल और एक्स्ट्रा गैप हुआ, 2 साल, तो जो 2 साल पीछे गया ना, तो लाइफ टाइम के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम में वो पीछे चला गया। मीन्स कि अगर किसी बच्चों को 10th करना चाहिए था 2022 में, तो जाके 2024 में कर, 2 साल गैप के कारण। और आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे स्टेट में बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा रेलिवेंट होता है आपका एज को लेकर के, एज मैटर, एज फैक्टर करता है सबसे ज्यादा। डेफिनेटली। तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसको बहुत अलग डायमेंशन से देखने की जरूरत है। और नो डाउट कि सोशल वेलबींग का डायमेंशन काफी बेहतरीन है, एजुकेशन तो सबसे बड़ा फैक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ। तो हम लोग नो डाउट कि सोशल वेलबींग के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और चर्चा भी करेंगे उस पर। जी, और क्या आपको ये भी लगता है, मेरी मेरी इसमें बहुत लिमिटेड समझ हो सकती है, पर क्या आपको ये भी लगता है कि कोविड में अगर जिस तरीके की रिसर्च वर्क भी हुए हैं या जिस तरीके की इनिशिएटिव भी हुए हैं, अगर बच्चों की पढ़ाई की बात भी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत कम चर्चा हुई है? आप क्या मतलब, क्या आप इस बात से सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि ये क्या करना चाहिए था कोविड के समय ताकि इन बच्चों पर भी बराबर अटेंशन दिया जा सकता था? तो बेसिकली अगर जब भी अगर एजुकेशन में बच्चों की बात होता है ना, तो हम एक नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं, खास करके दो कैटेगरी है, एक अर्बन, एक रूरल, एक प्राइवेट, एक सरकारी स्कूल के बच्चों को, ये दो कैटेगरी बना हुआ है। लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस में जो स्टूडेंट है, क्रिमिनल जस्टिस में जो चिल्ड्रेन है, CICL, CNCP को क्रिमिनल जस्टिस में नहीं कहा जा सकता, लेकिन बट वो डिस्टिट्यूट है, उनको जी। शेल्टर चाहिए। तो इन बच्चों का चर्चा बहुत ही कम होता है। और नो डाउट कि इसमें बिहार में, आई डोंट नो कि इंडिया में क्या स्टडी हुआ, लेकिन बिहार में कोई ऐसा रिसर्च भी नहीं हुआ है उस लेवल पे, और ऐसा प्रैक्टिशनर भी लोग नहीं है, सोशल वर्क प्रैक्टिशनर, क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्कर प्रैक्टिशनर जो है, खास करके इस क्षेत्र में ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं किया है। और ना कुछ ऐसा इंटरवेंशन हुआ है कि उन बच्चों की क्या यथा स्थिति है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में थे या CNCP थे, उनका स्टडी के साथ क्या हुआ, कितना गैप हुआ, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये अभी ऐसा कुछ देखने के लिए बिहार में नहीं मिला है। लेकिन कुछ कुछ एक दो, पटना हाई कोर्ट में रिट चल रहा है, मिस्टर शाश्वत जो यहाँ पे हैं, जो बिहार में प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक पटना हाई कोर्ट में रिट चल रहा है, जो सेशन जो बिहार में लेट चलता है एजुकेशन से रिलेटेड, वो एक रिट अभी देखने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों को मिल रहा जी, और अगर थोड़ा सा चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अलावा सीएनसीपी के भी बात है। करें, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें प्रवीण बिल्कुल। जी, कि अगर हो सकता है अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों को अलग हम्म, अलग तरीके के चैलेंजेस आए हों, और हम्म, क्योंकि आपका जमीनी एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रहा हम्म, है इसमें, तो मे हम्म, बी अगर आप हम्म, सीएनसीपी कैटेगरी के बच्चों की चुनौतियों पे थोड़ा और प्रकाश डालना हम्म। चाहें तो? तो बेसिकली CNCP के बच्चों के साथ चुनौतियां ये था कि लाइक जो बच्चे लाइक अबव 18 ईयर हो गए, ठीक है, या 16 to 18 ईयर के बीच में है, जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, गवर्नमेंट शेल्टर होम में रह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो उन बच्चों को क्या हुआ कि हायर जैसे 10th के एडमिशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हुआ, जिसे सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्टम बिहार में कहा जाता है। तो उसमें उनको बहुत दिक्कत हुई, एडमिशन नहीं हो पाया, खास करके, समझ गए। और क्योंकि वो डिस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट उनको देख रही है, तो गवर्नमेंट के साइड से ऐसा कोई सर्विलांस सिस्टम है या ऐसा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी नहीं बन पाया कि कोविड में उन बच्चों को एडमिशन करवाया जाए, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि उनका एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जाए। खास करके CNCP बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए। लेकिन अदर बच्चों की अगर हम बात करें, तो नो डाउट कि गवर्नमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव बिहार में रहा। ई लाइब्रेरी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ई लाइब्रेरी, एक
ऐप बिहार गवर्नमेंट ने डेवलप किया था। और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय करके क्लास 10 से 12 तक के बच्चों के लिए एक स्कीम लाया है, बिहार गवर्नमेंट ने लाई थी कोविड के दौरान। लेकिन अब उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा ये देखना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग क्या एक एवेल्युएशन करते हैं, एक मूल्यांकन करने का सीधा ये होता है कि ऐप को इतना मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है, लेकिन उस ऐप को डाउनलोड करने वाले कौन लोग हैं या कितना चल रहा है इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए ईमानदारी के साथ। अगर अगर इस पे एक डाटा की बात किया जाए, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय ऐप जो है, इस ऐप की बात की जाए कितने लोगों ने डाउनलोड किया, तो बिहार गवर्नमेंट ये भी कह सकती है या कोई भी गवर्नमेंट कह सकती है कि सारे गवर्नमेंट टीचर को ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है। तो डाटा तो ऑटोमेटिक लाखों में चला जाएगा ना। लेकिन कितने बच्चों ने उस ऐप को डाउनलोड किया, यूज किया? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, खास करके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल का डेवलपमेंट और इमरजेंस बिहार में हुआ है सबसे ज्यादा। लेकिन बिल्कुल। बच्चे जो मजदूर क्लास जिनके फादर लेबरर हैं, डेली वेज लेबरर हैं, उन बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड में। ये चीज पे ध्यान देने की जरूरत है और इसमें भी एक रिसर्च करने की जरूरत है। डिकोडिंग एक्सक्लूजन नो डाउट कि बहुत बेटर एक प्लेटफॉर्म है स्टडी का, रिसर्च का, लेकिन ऐसा रिसर्च एक बिहार लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट को करानी चाहिए या कुछ ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को करानी चाहिए जो ये पता करे कि उन बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे उनको कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ है उनको। जी, और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोली प्रवीण जी, डेटा की बात आपने करी कि हम्म। डेटा कहीं कैप्चर नहीं हुआ है या नुआंसेस हम्म। कहीं कैप्चर नहीं हुए हैं। तो हम जब आउट ऑफ स्कूल की भी बात करते हैं, जो आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी है वो अपने आप में ही बहुत जटिल है। बहुत अभी जटिल भी है। बहुत जटिल है। अभी भी इंडिया में उसकी एजुकेशन में कोई उसकी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। और अगर हम्म। उसकी कुछ क्लियर डेफिनेशन आती भी है तो इनएविटेबली ये जो बाकी बच्चे जिनकी हम बात करें, सीएनसीपी हम्म। और चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ खासकर, हम्म। वो कहीं ना हम्म। कहीं पीछे ही रह जाते हैं। इवन जो पीछे रह जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी 2020 में, हम्म। उसमें हम्म। भी अगर आप मार्जिनलाइज कैटेगरी देखें तो इन बच्चों का नाम या उनका मेंशन कहीं ना कहीं बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है या पाया जाता है। तो हम्म। आपके हिसाब से उस डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए या ऐसा इंश्योर करने के लिए कि ये बच्चे भी कैप्चर हों, उसके लिए क्या किया जा सकता है? और री इंटीग्रेशन के लिए खास करके क्या, दो ये अलग अलग सवाल है, आप इसको एक के हम्म। बाद एक भी जवाब दे हम्म। सकते हैं। कि पहले तो वो बच्चे और उनकी जो सिचुएशन है वो डेटा में या रिसर्चेज में कैसे आए, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है, पहला सवाल ये। दूसरा, हम उनके लिए एज अ रिसर्चर, एज अ प्रैक्टिशनर और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा क्या काम कर सकती है कि हम उनको कोविड के बाद भी अब री इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकें? तो बेसिकली अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन का अगर आंसर दिया जाए तो बेसिकली इसमें यह है कि अगर कोई बिहार जैसे लाइक स्टेट में एग्जांपल दे रहा हूँ बिहार का, तो बिहार में एज ए स्टेट ये स्टडी करवाया जा सकता है कि कोई स्टेट के पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और बहुत सारे मैकेनिज्म उनके पास है जिससे एक स्टैंडर्ड स्टडी करवाया जा सकता है। गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाया जा सकता है, जो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम पॉलिसी लेवल पे हो, रिसर्च लेवल पे हो। लाइक ये सारा ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एक भी नहीं है जो रिसर्च बेस्ड काम करे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इसे स्टडी को एक स्टडी करवा सकती है, ऐसे बच्चे कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं उनका सोशल प्रोफाइलिंग क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल प्रोफाइलिंग। वो किस कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स माइग्रेंट हो रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं माइग्रेशन के कारण, तो वो किस कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका फैमिली इनकम क्या है, उनका बिहार में लैंड का स्टेटस क्या है, क्या उनके पास भूमि है नहीं है, उनके पास लाइवलीहुड है नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग लैंडलेस लोग हैं, लाइवलीहुड नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है एग्रीकल्चर का, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, समझ गए ना। तो ये स्टडी से बहुत चीजें आ सकता है। लाइक अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टडी करवाती है तो उसे बहुत सारे इशू आ सकता है, ऑक्यूपेशन आ सकता है, लाइवलीहुड आ सकता है, लैंड का स्टेटस आ सकता है, और स्कूल का क्या एजुकेशन का स्टेटस चल रहा है ये भी आ सकती है। लेकिन बिहार में ये स्टडी नहीं हुआ है। सिर्फ इंडिया में एक ही स्टडी फेमस है, खास करके असर की बात करते हैं, प्रथम का जो स्टडी है असर, उसकी बातें होता है सबसे ज्यादा इंडिया में, उसी का रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सिर्फ असर ही क्यों स्टडी करे,
असर क्यों स्टडी करे? स्टेट गवर्नमेंट स्टडी करवाए, यूनिवर्सिटीज स्टडीज करवाए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये काम है स्टडी करवाने के लिए करवाए, नॉन गवर्नमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, ताकि जो स्टडी में डाटा आए उसको कहीं ना कहीं एक हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी कर सकें। आप समझ रहे हैं? अब असर का एक स्टडी हमारे पास सिर्फ रहता है, लेकिन और किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो हमारे पास स्टडी का कोई डाटा नहीं है, ताकि हम एक कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकें। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। और खास करके एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए, और पॉलिसी लेवल पर देखा जाए, तो नो डाउट कि आपने सही कहा कि जो बच्चे कन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन और उनका बातें बहुत कम हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको ट्रेस करना चाहे, उनका एजुकेशन का क्या अभी स्टेटस है, कोविड आफ्टर कोविड क्या इम्पेक्ट पड़ा उनके एजुकेशन पे, बहुत सिंपल है, कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है। हर ऑब्जर्वेशन होम से वो डाटा को निकलवा सकते हैं कि ऐसे बच्चे कितने हैं जिनका रिलीज डेल ऑब्जर्वेशन होम से ड्यूरिंग कोविड हुआ, 2021 में हुआ। उन बच्चों को डाटा निकाल करके वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके घर पे होम विजिट कर सकती है, उनके तक रीच आउट कर सकती है, और उनका करंट स्टेटस को पता कर सकती है। ये बहुत सिंपल है। या और भी मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास उन नहीं, बच्चों और को तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही। और ये अगेन आपकी बातों से दो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई कि एक तो हर राज्य की अलग अलग सिचुएशन है। एक बिल्कुल। बिहार में जो स्थिति है जरूरी नहीं है वो बगल में झारखंड में ही वो सेम स्थिति हो, बहुत हम्म अलग हो सकती है। तो वो जो अलग अलग हम्म डेटा पॉइंट्स हैं और कंपेरेटिव अप्रोच है वो हम्म बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि पॉइंट्स जहां से ये निकल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स हो गए, शेल्टर होम्स हो हम्म गए, यहाँ ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो हम्म उसको भी हम्म लेकर यूज कर सकते हैं। और प्रवीण जी, री इंटीग्रेशन के लिए बिहार में आपके एक्सपीरियंस में, जैसे आप भी अगर कोई काम कर रहे हैं जो री हम्म इंटीग्रेशन की तरफ मदद कर रहा हो, हम्म या राज्य सरकार कुछ कर रही है हम्म। या कर सकती है, या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर कुछ री इंटीग्रेशन के लिए कर सकती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल। बेसिकली देखा जाए तो रीइंटीग्रेशन को लेकर के बिहार गवर्नमेंट के पास रिटर्न में अगर देखा जाए तो पॉलिसी प्लान है, इस योजना से जोड़ दो, उस योजना से जोड़ दो। लेकिन इसका क्या ग्रासरूट लेवल पे क्या सच्चाई है उसको देखना देखना चाहिए। और रीइंटीग्रेशन को लेकर के मुझे जैसा लगता है कि सब चीज भगवान भरोसे चल रहा है। समझ रहे हैं? बच्चा रिलीज हो रहा है, बच्चा अगर जेल से भी छूट रहा है तो रीइंटीग्रेशन को लेकर के कुछ नहीं है, ना उनको काउंसलर दिया जा रहा है, ना काउंसलिंग किया जा रहा है आगे का वो एजुकेशन कैसे कर पाए। क्योंकि हम लोग के पास सोशल वर्कर है तो हम लोग प्रिजन में जाते हैं तो हम लोग केस फॉलो अप करते हैं, जो प्रिजनर्स जेल से छूटते हैं उनके घर पे होम विजिट करते हैं, उनके फैमिली काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। ऐसे बच्चे, एक हमारे पास केस स्टडी था, जो लड़का कोविड में जेल में बंद था, उसको हम लोगों ने जुवेनाइलिटी क्लियर किया, क्लास 8 पढ़े हुए था, उसका 1 साल गैप हो गया इस क्रिमिनल जस्टिस में डिले के कारण और कोविड के कारण। 1 साल डिले हो गया, फिर उसको हम लोगों ने एडमिशन करवाया स्कूल में, क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना कि एक लेबलिंग लग जाता है, अगर आप जेल में चलेंगे तो एक लेबलिंग, और एक क्रिमिनोलॉजी में भी लेबलिंग थ्योरी की बात किया जाए तो वही बात होता है कि एक कहीं ना कहीं सोसाइटी लेबल कर देती है जी आपको। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। स्टिग्मा तो है बस एक। हाँ। स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। तो क्रिमिनोलॉजी में उसको लेबलिंग लेबल कर दिया जाता है। तो अगर हम फ्यूचर में वो लड़का अगर पढ़ना चाहता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है स्कूल में, न्यू स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि 8 के बाद दूसरे स्कूल में हमेशा एडमिशन होता है, क्योंकि स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है बिहार में क्लास 1 to 5, 5 to 8, और 8 to 12, ऐसा कॉन्सेप्ट है स्कूल का। तो दूसरे स्कूल में जाना होता है, तो वो लड़का का एडमिशन नहीं हो पाया था। फिर हमारे सोशल वर्कर ने उस स्कूल में गया, प्रिंसिपल से बात किया, टीचर से बात किया, जब जाकर के उसका एडमिशन हुआ। तो इस लेवल पे पॉलिसी को होना चाहिए कि ये कोई ना कोई सोशल वर्कर हो या कोई भी एक स्टेक होल्डर हो जो रिलीज के बाद या जो बच्चे एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक उसको एक्सेसिबिलिटी करवा सके। वो ये गैप जो बीच में है ना, उस गैप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे को। हैंड होल्डिंग और किसी का वहां होना, मतलब एक ऑन ग्राउंड हम्म प्रेजेंस की जब आप बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस और जो उसको गाइड कर सके, मेंटर कर सके सोशल वर्कर, इस सब चीजों का होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। जी। और प्रवीण जी, आपके एक्सपीरियंस से क्या कोई ऐसा स्टेट रहा है जिसमें जिसने कोविड में इस इशू पे बेहतर काम किया हो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? मतलब कुछ नहीं तो कम से कम कॉन्वर्सेशन रही हो, उन्होंने अलग से सर्कुलर निकाला हो, अलग से स्कीम निकाली हो, कोई और स्टेट जिसके बारे में आप सोच सकते हो? देखिए, इसको स्टेट को लेकर के मेरा बहुत अलग ओपिनियन है जो मैं बताना चाहता हूँ। जी अब देखिए, अगर नो डाउट सर्कुलर हर स्टेट ने निकाला है, हमारा देश में हर स्टेट सर्कुलर ऐप निकाल देती है, ठीक जी। ना।
तो इसीलिए मैंने वो सर्कुलर, शब्द शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ क्योंकि मुझे तो पता है सर्कुलर्स निकले हैं। जी। हाँ तो सर्कुलर और ऐप निकालना वो एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित नहीं करेगी ना। एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करना है तो सर्कुलर से वो नहीं हो पाएगा, पहुंच से हो पाएगा। कितने लोगों तक पहुंच पहुंच पा रही है। अब बात करें स्टेट लाइक बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट स्टेट का बहुत बुरा कंडीशन है, ठीक ना। बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने के लिए लाइवलीहुड का स्कार्सिटी है, तो उनके पास मोबाइल भी बहुत दिक्कत से आता है, मोबाइल भी नहीं है। तो ये कोविड में मैंने क्या देखा कि जितना भी सर्कुलर निकाला गया, जो भी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड निकाला गया, वो कहीं ना कहीं टेक्नोसेंट्रिक था। टेक्नोसेंट्रिक था। टेक्नोसेंट्रिक के लिए ऐप वो निकाल रहे हैं, बहुत सारा ई बुक निकाला गया, नो डाउट ये तो फैसिलिटी होना चाहिए। तो उस टेक्नो सेंट्रिक रिसोर्स को मोबालाइज करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ गरीब घर के बच्चों को। कोई भैंस बेच करके मोबाइल एंड्रॉयड खरीद रहा है, कोई बकरी बेच करके एंड्रॉयड खरीद रहा है मोबाइल। इवन कोई सुअर का लाइवलीहुड जिसका है, सुअर पालन का, वो सब इसमें इन सब जानवरों जानवर को बेच करके मोबाइल खरीदे हैं। मोबाइल खरीदने के बाद, ऑनलाइन पढ़ने के बाद क्या इम्पेक्ट पड़ा, वो भी एक अलग विषय बिंदु है रिसर्च का। कि इन लोग ऑनलाइन करके कितना पैसा कमाया गया इस देश में। कोचिंग कोचिंग को खास करके देखा जाए, एक अलग से रिसर्च ये भी होना चाहिए कि कितना कोचिंग इमर्ज हुआ ऑनलाइन में। बिल्कुल। कितना कोचिंग इमर्ज हुआ, कोचिंग वाले ने कितने लोगों का मोबाइल खरीदवाया, उससे क्या आउटपुट निकला, आउटकम्स क्या निकला, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि एक जगह मैं देख रहा था, डाटा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोविड में जो अभी तक जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा कोचिंग का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा इमर्ज हुआ है। और एक टोटल पहुंच गया है 58,000 करोड़, 58,000। और एक जी। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2028 तक ये कम से कम 1,33,000 का इसका मार्केट हो जाएगा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं, समझ गए ना। और ये सारे कोविड के दौरान हुआ, आप देख सकते हैं कि कितने सारे, नो डाउट कि ऑनलाइन चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन खास करके मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से चुक जाते हैं। जी। और अब जिसका प्राइवेट मन, प्राइवेट लोगों ने, मतलब प्राइवेट स्कूल्स ने और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ने, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका ज्यादा फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स निकाली डिजिटल एजुकेशन बिल्कुल की, पर प्राइवेट वालों ने बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली निकाली, जो कि। एग्जैक्टली, प्राइवेट स्कूल का ये भी प्रोफाइलिंग देखना है कि प्राइवेट स्कूल में कौन से बच्चे जा रहे हैं, जी। किनके लिए रिसोर्सेज है। तो इसमें टोटल मिला करके सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हुआ है। वो बच्चे जो सबसे ज्यादा ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और जो बच्चे जो शेल्टर होम्स और ऑब्जर्वेशन होम्स में थे, क्या आपके हिसाब से उन तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचा भी है? क्योंकि एक पर्सनल डिवाइस होना उन बच्चों के लिए भी, ये भी बहुत बड़ा हम्म चैलेंज है। या तो आपके पास कॉमन हम्म डिवाइस हो वहां पे, या तो एक टेलीविजन हम्म, हो। तो क्या आपको लगता है इन बच्चों के पास डिजिटल एजुकेशन सही हद तक पहुंचा भी है अभी कि नहीं? मेरा गैस है कि नहीं। नहीं पहुंचा है, पर आपको बेटर पता होगा। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि उन बच्चों को क्या हुआ जो खास करके CICL हैं, CNCP हैं। तो उन उन तक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। और ये कोई स्टडी भी नहीं आ पाया कि कितने शेल्टर होम में ऐसे बच्चों को डिवाइस डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिससे ऑनलाइन स्टडी कर सके, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, ये इस पर बात चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए कि उन बच्चों को क्या, जो खास करके कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है जी। उनके साथ। और इन शेल्टर होम्स में क्या कहीं कोई, और स्पेशली जो कैटेगरी की हम बात करते हैं प्रवीण जी, लाइक चिल्ड्रन इन हम्म, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और सीएनसीपी, क्या इसमें हम्म, कोई जेंडर डायनामिक भी है जो प्ले करता है कि ज्यादातर शेल्टर होम्स में मेल हम्म, चाइल्ड ज्यादा है या फीमेल चाइल्ड ज्यादा है, हम्म, उन पे एजुकेशन का जो प्रभाव पड़ा है? या ऐसा भी केसेस हुए हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर उन्होंने वर्कफोर्स ज्वाइन कर लिया है, या ऐसा हम्म। कुछ इस तरीके के भी डायनामिक सामने आए थे क्या कोविड के समय? हाँ देखिए, ये डायनामिक्स को मैं एज ए शेल्टर होम के परस्पेक्टिव में नहीं बताना चाहता। नो डाउट कि जेंडर का कहीं ना कहीं इशू तो है ही, हर जगह जेंडर एक्सक्लूजन का इशू है हमारे देश में। इस देश में जेंडर तो है ही इशू, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस्ड है, हर जगह है, समझ गए ना। तो जी। ये चीजें हैं। और और जेंडर भी डिपेंड करता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपके जेंडर के ऊपर। ये बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा स्टडी आया, अब लाइक गांव में ही देखिए ना, अगर एक घर में दो भाई दो बहन है और किसी को दो डिवाइस चाहिए तो ऑब्वियस है कि दो भाई को मिलेगा, दो बहन को नहीं मिलेगा। तो ये तो जनरल चीजें प्रैक्टिस में चल रहा है हमारे सोसाइटी में, जो नहीं होनी चाहिए।
तो अगर शेल्टर होम में देखा जाए तो शेल्टर होम तो नहीं, लेकिन हम अपने गांव में देखे हैं, क्योंकि मैं अपने कोविड के दौरान अपने गांव में था, गांव से काम कर रहा था और काफी ग्रास रूट से जुड़ा हुआ रहा, क्योंकि मैं अक्सर गांव में जाते ही रहता हूँ। तो ये चीज देखने के लिए मिला, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे कोविड के दौरान उनका पढ़ाई छूटा, और वो बच्चे अभी हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर में काम करने जा रहे हैं। हमारे गांव से ऐसे बहुत सारे बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे जो माइग्रेट किए हैदराबाद, और वो जेसीबी चलाते हैं। तो वो ये हमने जेसीबी भी का। देखा, कुछ रिजल्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि लड़कों का भी ड्रॉप आउट ज्यादा हुआ है क्योंकि उनको काम पे जाना ही पड़ा है। लड़कियों का तो हम्म, ड्रॉप आउट हुआ ही है, पर लड़कों का भी ड्रॉप आउट हुआ है क्योंकि उनको हम्म, कोई ना कोई काम उठाना पड़ गया है, क्योंकि घर बिल्कुल। चलाने के लिए जरूरी था वो। और कोविड के बाद सबसे ज्यादा लड़कियों का शादी भी करवाया गया है गांव में। जी। ये भी एक अलग ही मैं चीजें देखा कि कोविड के बाद खास करके, मतलब जो लड़कियों का पढ़ाई छूट गया, तो वैसे कि पढ़ाई छूट गया तो पढ़ाई ड्रॉप आउट होने के कारण उनको शादी करवा दिया गया। ये जी चीजें भी तो मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ और ग्रासरूट लेवल पे। नहीं तो फिर वही, अगर आपके एक्सपीरियंस में और कुछ है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इनोवेशन निकाली हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है जो इट हैज वर्कड वेरी हम्म। वेल फॉर यू और हम उससे कोई लेसन ले सकें जो हम बाकी प्रैक्टिशनर्स को बता सकें, तो प्लीज आप वो भी हमारे साथ साझा जरूर करें। सो आफ्टर कोविड हम लोगों ने तो कोविड में काम किया है ड्राई राशन किट, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के ऊपर, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि हम लोगों ने एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और जिसमें हम लोग खास करके दलित कम्युनिटी के अंदर लीगल लिटरेसी पे काम हम लोग कर रहे हैं। और लीगल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं और उसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में बता रहे हैं, चाइल्ड्स का क्या क्या राइट्स है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी एक इंटाइटलमेंट बेस्ड राइट है चिल्ड्रेन का, उस पे हम लोग एक लीगल लिटरेसी का प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है, और अभी हम लोग कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का सबसे मेन मकसद ये है कि कम्युनिटी बेस्ड पारा लीगल वॉलेंटियर को तैयार करना और एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर इनहेंस करना, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप करने की जरूरत है, खास करके उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो खास करके डिसएडवांटेज है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी, राइट बेस्ड, उनका क्या क्या राइट्स है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू राइट्स है, इन सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दलित कम्युनिटी के बच्चों के साथ। ठीक है, तो वो लीडरशिप बिल्डिंग है जो कम्युनिटी खुद ओनरशिप लेके आए, उसके बाद वो यस। राइट्स पे काम करे। ये बहुत हम्म, अच्छा अप्रोच है। और एक जो आपने हम्म, लीगल एम्पावरमेंट की बात करी, ये भी हम्म, कहीं ना कहीं इन डिस्कोर्स से हम्म, बहुत मिसिंग है प्रवीण जी। जब हम्म, शिक्षा की बात होती है तो जो शिक्षा का हम्म, अधिकार वाली बात है, हम्म, राइट टू एजुकेशन, हम्म, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होता जा रहा है, उसकी बहुत कम लोग इस समय बात कर रहे हैं। तो ये लॉ वाला पर्सपेक्टिव लेके काम करना, कानून को जरिया बनाना ताकि वो क्रिमिनल जस्टिस और शिक्षा के हम्म, इंटरसेक्शन पे काम करे, ये काफी बढ़िया है। ठीक है, हम्म, इसके अलावा ज्यादा सवाल तो मेरे हम्म, पास, जी जी बोलिए प्रवीण जी, आप कुछ बोल रहे राइट टू एजुकेशन भी को अगर हम लोग देखें तो राइट टू एजुकेशन तो नो डाउट कि एक प्राइवेट स्कूल पे जबरदस्ती थोप दिया गया है, लेकिन ये मुझे लगता है बिहार के अंदर कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो ईमानदारी से ये डाटा बता सके कि हम लोगों ने इतना राइट टू एजुकेशन के तहत इस साल बच्चों को जी। एडमिट, क्योंकि जब भी राइट टू एजुकेशन की बात हो तो इसमें जबरदस्ती को ये स्कूल के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। स्कूल ये बताए, हर साल लिस्ट निकाल दे, चिपका दे कि राइट टू एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने ये इस बच्चे को एडमिशन दिया, इसका कास्ट क्लास ये रहा है। होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट एजुकेशन का। क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने अभी तक हम्म। समझा है, कि जो इकोनॉमिकली सक्षम लोग हैं, इकोनॉमिकली पैसे में अच्छे हैं, इकोनॉमिकली बोलिए, सोशली बोलिए, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक तो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा वाले स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आएगी तब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोजेंगे, तब वो स्टिपेंड्स की बात करेंगे, तब वो हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ी, मलजामिया, बीएचयू, जी। अलीगढ़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बातें करेंगे। फिर वो अपने बच्चों को नहीं अशोका बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे बिल्कुल सही बात है। ग्रेजुएशन करने के लिए 30 लाख लगा करके, तब वो आईआईटी खोजेंगे, तब वो एम्स जी, और खोजेंगे। ये बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स हो हाँ, जाता है हायर एजुकेशन में जाते ही। तो हाँ, ये तो खैर बिल्कुल। अगेन ये दूसरा ही जटिल मुद्दा है, इस पे तो भी बहुत अलग से। बिल्कुल। ठीक है। और एज अ रिसर्चर और प्रैक्टिशनर, हमारी तरफ से या बाकी हम्म, प्रैक्टिशनर्स को कुछ ऐसे एरिया जिसपे हम खुद काम कर सकते थे पर हमने कोविड में काम नहीं किया, और जिसपे हमें और आगे काम करना चाहिए, खासकर चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को लेके, हमें एज अ रिसर्चर या प्रैक्टिशनर किन एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है, उसका उसको लेके आपका क्या मानना है प्रवीण जी?
अगर देखा जाए तो खास करके नो डाउट कि अगर रिसर्चर की बात करें तो खास करके सीएनसीपी सीआईसीएल के रिसर्चर को सबसे ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है क्रिमिनल जस्टिस इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं। रिसर्चर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्चर हो या एकेडमिक रिसर्चर हो, क्योंकि एकेडमिक में भी रिसर्च नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि ऐसे कितना रिसर्च हुआ बिहार में या अदर स्टेट में जो बच्चे के ऊपर है, कन्फ्लिक्ट विथ लॉ के ऊपर। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत कम, बहुत कम, बिल्कुल बहुत सही कम कहा। है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे स्टडी करने की जरूरत है, और खास करके प्रैक्टिशनर को भी इंटरवेंशनल अप्रोच के बेस पे काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिशनर को एंगेजमेंट की जरूरत है और रिसर्चर को और अच्छा रिसर्च करने की जरूरत है। चाहे वो रिसर्च क्वालिटेटिव बेस्ड हो या क्वांटिटी बेस्ड हो, रिसर्च से एक नैरेटिव निकल कर आता है, एक डिस्कोर्स पैदा होता है कि क्या चल रहा है। तो अभी ये सब चीज तो नहीं हुआ, लेकिन करने की जरूरत है खास करके चिल्ड्रेन के ऊपर। क्योंकि जब भी चाइल्ड की बात आती है ना, तो हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत राइट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन ग्रासरूट पे क्या चल रहा है उसका इंटरवेंशनल अप्रोच की बातें नहीं कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एजुकेशन पे थोड़ा बहुत हो हल्ला हो जाता है, लेकिन एजुकेशन एज ए सीआईसीएल और एजुकेशन सीएनसीपी के लिए क्या वैल्यू है, इस पे तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ऐसा कोई चर्चा हो रहा नहीं, और हमने तो बहुत सारी रिसर्च कंपाइल भी करी, जो हमने स्टडी करी उसमें हम रिसर्च ही कंपाइल कर रहे थे, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसमें है। इन दोनों एस्पेक्ट्स पर तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। इंडिया में तो मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, नंबर वन। और नंबर टू, जैसे आप इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच कह रहे हैं, तो उस केस में एक रिसर्चर को और एक प्रैक्टिशनर को बहुत जरूरी है कि वो आपस में बात करें, दोनों बिल्कुल। अलग अलग काम नहीं करें, वरना तभी वो एक पॉलिसी एडवोकेसी साथ में कहीं ना कहीं हो सकती है। ठीक है प्रवीण क्योंकि जी। एक रिसर्चर ही एक बेस्ट एडवोकेसी कर सकता है। एक रिसर्चर, एक प्रैक्टिशनर एडवोकेसी स्टेट के साथ, एडवोकेसी स्टेक होल्डर्स के साथ एक रिसर्चर ही कर सकता है। एक लेकिन रिसर्चर, ये चीजें खास करके बिहार में सबसे ज्यादा गैप है, लैक है। आई थिंक इंडिया में ही है प्रवीण जी, मैं फिर ये बात अच्छा। बोल सकती हूँ कि ये, हाँ। मुझे नहीं, जहां तक मैंने भी जितना पढ़ा है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है इसको लेके, बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में लेकिन बात करते साउथ हैं। में काफी अच्छा वर्क हो रहा जी। है। स्टेट हिंदी बेल्ट स्टेट में तो बिल्कुल रिसर्च तो गोबर है, हिंदी हाँ, बेल्ट ये स्टेट में। आपने बिल्कुल सही कहा। साउथ में बहुत बेहतरीन काम कुछ कुछ हो रहा है। साउथ में लोग काफी अच्छा लिखते भी हैं, चीजों को लिखते हैं, अध्ययन भी करते हैं। लेकिन हिंदी स्टेट लाइक इंग्लिश यूपी मीडियम बिहार में में तो मुश्किल है, करेक्ट, बहुत कहीं ये कम आपने, है। जी अगर जी आप अवेयर होंगे यूपी बिहार से लेकर के, तो काफी ज्यादा एक लिटरेचर और क्राइम का भी संबंध है। जी। जिस डिस्ट्रिक्ट में लिटरेचर कम होगा वहां पे क्राइम रेट सबसे ज्यादा होगा। ये भी आप देख सकते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बहुत ज्यादा है। लिटरेचर बहुत जरूरी है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के पास उसका अपना एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक अपने लैंग्वेज का लिटरेचर होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। कम्युनिटी और लाइब्रेरी होना चाहिए। हमारे बिहार में तो कम्युनिटी लाइब्रेरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं है, और अगर आप कर्नाटका और ऐसी जगहों पे चले जाएंगे तो ये काफी लाइक बूमिंग कॉन्सेप्ट है, काफी चीजें हैं बिल्कुल। जो इन पे फोकस। महाराष्ट्र में बिल्कुल काम हो रहा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है है। प्रवीण जी, तो सवाल तो मेरे इतने ही थे, अगर आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, कि हमें क्या, मतलब हमें क्यों ध्यान देना चाहिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पे, क्यों ध्यान देना चाहिए सीएनसीबी पे, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं फाइनल वर्ड्स बिफोर आई बिल्कुल। इंटरव्यू। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सीआईसीएल की बात करें ना, तो सीआईसीएल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए है, और सिर्फ सीआईसीएल ऑब्जर्वेशन होम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीआईसीएल ऐसे बहुत सारे हैं जो इनसाइड प्रिजन है, जिनको पुलिस एज ए जो रिमांड की है, एज ए एडल्ट रिमांड करती है जेल में। वो 16 ईयर का है, लेकिन पुलिस 19 ईयर लिख दिया और नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भेज दिया। तो हमें उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ये है, क्योंकि वो लोग यंग होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही अगर उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता है, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा लाइफ उनसे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक लाइफ का जो बिहेवियर है ना उनका, काफी ज्यादा चेंज हो सकता है, डेविएंट बिहेवियर की तरफ हो जा सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, कि बहुत मेथड से रिसर्च करने की जरूरत है। सोशल वेलबींग, उनका साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल, एजुकेशनल तरीकों से बहुत डायमेंशनल एक रिसर्च करने की जरूरत है। इंटरडिसिप्लिनरी तरीका से रिसर्च करने की जरूरत है, और हमें करना चाहिए, खास करके सीआईसीएल के ऊपर, और इवन सीएनसीपी पे भी करने की जरूरत है। चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन कि क्या स्टेटस है उनका एजुकेशन को लेकर के, क्या है। एक तो वैसे भी एक्सक्लूजन उनका है कि एक टैबू लग गया, वो सीआईसीएल है या सीएनसीपी है। और एक और एक्सक्लूजन ये हो जाता है कि उनके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं कर पाते, हमारा एंगेजमेंट नहीं है, हमारा इंटरवेंशन नहीं है।
तो ये सबसे ज्यादा इशू है, हमें ध्यान देने की जरूरत है उस पे। और जो रिसर्चर है उनको खास करके लिखते रहना चाहिए, लिखते रहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। ये आपने, आपसे बात करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करें जिस पे इस समय कोई बात नहीं कर रहा है। और हमें ये बिल्कुल खुद देख के बहुत अच्छा लगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी होपफुली बिल्कुल और हैं जो इस बिल्कुल इशू पे काम कर रही हैं। बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए अगर आपको कोई भी सवाल है, हम अपनी ईमेल आईडी भी दे देंगे। अगर प्रवीण जी परमिशन दे तो हम उनकी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Please feel free to reach out to us, and I cannot thank you enough, Praveen ji, for giving us the time. And बहुत important conversation थी और बहुत मजा आया आपसे इस बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करके। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। This podcast is produced by the Vidhi Center for Legal Policy under the Kotak Karma Vidhi Inclusive Education Program. The Kotak Karma Vidhi Inclusive Education Program is a CSR initiative by Kotak Mahindra Bank Limited. This podcast is based and born from Vidhi's report, Clearing the Air, a synthesized mapping of out-of-school children during COVID-19 in India. This report is produced under funding received from Voltas Limited as part of their CSR initiative. Video design and editing by Asad Ali, illustration by Hitesh Sonar.